हाय दोस्तों, होलकर इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। जो ट्रांसफार्मर में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। और जिस किसी ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आप बात करें, आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर, यानी एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसमें शून्य लोड पर तुम्हारी प्राइमरी की धारा, ऑप्शन नंबर ए है, प्राइमरी वोल्टेज के फेज में होती है। ऑप्शन नंबर बी है, प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी है, प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। ऑप्शन नंबर डी है, प्राइमरी वोल्टेज से 180 डिग्री हो जाती है, यानी 180 डिग्री पर होती है। तो बच्चों, इसमें बता रहा हूँ कौन सा तुम्हारा, तो इसमें तुम्हारा सही है, तो इसमें सही है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या तुम्हारा वोल्टेज, यानी बोल सकते हैं प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री क्या हो जाती है तुम्हारी, पिछड़ जाती है, लैंगिंग होती है। क्या तुम्हारी लैंगिंग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक कर दिया। अब मैं बात करता हूँ इसमें आगे वाली क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन, यानी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन सदैव भिन्न संख्या में लपेट होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पृथक पृथक चुंबकीय परपथ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परपथ होता है। तो बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ मुझे, तो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, एक ही उभयनिष्ठ चुंबकीय परपथ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें डी सही है। कौन सा सही है, इसमें डी। आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है जिसकी द्वितीय कुंडलन क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा पतले तार से लपेटी गई हो। ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम धारा हो। ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेटे हों। तो हमारे, मैं सबसे पहले बात करूं इसी के अंदर ट्रांसफार्मर की बात करूं। ट्रांसफार्मर कितने होते हैं हमारे, स्टेप अप और वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ स्टेप अप की, तो यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में बात करूँ तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कैसी है, इसमें कम है। और सेकेंडरी वाइंडिंग कर दो, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कैसी है, इसमें अधिक है। इसलिए कौन सा होगा तुम्हारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब मैं इसी का विपरीत कर दूँ, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कैसी कर दूँ, अधिक कर दूँ, और सेकेंडरी में क्या कर दूँ, टर्नों की संख्या कैसी कर दूँ, कम कर दूँ। तो इस कंडीशन से तुम्हारा ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये क्या होगा, इसमें कम लपेट है, तो प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कैसी होगी, कम लपेट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें डी। कौन सा सही है बच्चों, इसमें डी। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, बी है तुम्हारा सिलिकॉन, और सी है तुम्हारा कास्ट आयरन, और डी है तुम्हारा पीतल। तो इसमें मैं ऑप्शन नंबर की बात करूं बच्चों, इसमें तो बताओ जल्दी से जल्दी कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें सिलिकॉन इस्पात। कौन सा होगा, इसमें सिलिकॉन इस्पात की जितने भी ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती हैं किसकी बनाई है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें बी सही है। आगे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा स्क्रीन पर देखना, तो एकल फेज ट्रांसफार्मर या बोल सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, क्या बोल सकते हैं इसे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरित द्वितीयक वोल्टता होती है। ऑप्शन नंबर एक दूसरे से 180 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे से 90 डिग्री पर। और ऑप्शन नंबर सी,
एक दूसरे से 0 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा उपरोक्त में कुछ भी नहीं है। तो ये कितनी होती है तुम्हारी, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें एक दूसरे से कितनी पर होती है तुम्हारी 180 डिग्री पर होती है। प्राथमिक ट्रांसफार्मर की जैसे प्राइमरी वाइंडिंग की बात करूँ और प्राथमिक सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करूँ तो ये कितने एंगल पर होती हैं तुम्हारी 180 डिग्री पर होती हैं। कितनी तुम्हारी 180 डिग्री पर होती हैं एक दूसरे से। और ऑप्शन नंबर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, छठे क्वेश्चन की बात करूँ बच्चों, तो छठा क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें। तो छठा क्वेश्चन है तुम्हारा, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में तुम्हारी क्या है, द्वितीय कुंडलन में प्रेरित वैद्युत भाग निर्भर करता है। तो किस पर डिपेंड करेगा, अभी बताया था बच्चों मैंने, किस पर करेगा ये, चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर। ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारा स्रोत की आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारा लपेट की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा पावर फैक्टर पर। तो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, ये लपेट की संख्या पर। मैंने अभी बताया था, जब तक मैंने प्राइमरी वाइंडिंग की बात करूं और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करूं, तो जैसे मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक है, यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये कैसी तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इसमें टर्नों की संख्या सेकेंडरी में अधिक है। तो किस पर डिपेंड करेगी, तुम्हारी लपेटों की संख्या पर। तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर मैंने अभी बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम है, सेकेंडरी में अधिक, तो ऐसा होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कैसी हो, अधिक हो, सेकेंडरी में कम होते हैं, ऐसा होगा तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो किस पर डिपेंड करता है, ये टर्नों की संख्या पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें सी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 7 वाला क्वेश्चन है इसमें, किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉसेस शक्ति की वह क्षति है जो ऑप्शन नंबर के कारण पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए एडी धारा, ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है कुंडल प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी है विरोधी वैद्युत वाहक बल। तो जितने भी बच्चों कॉपर लॉसेस होते हैं, किससे होते हैं, तुम्हारे जो कॉपर पे जो क्या होती है, तुम्हारी ट्रांसफार्मर की कोर होती है, इस पर जो बाइंडिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, तुम्हारी कॉपर की बाइंडिंग की जाती है। और ये कॉपर की बाइंडिंग होती है उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो रेजिस्टेंस से क्या है, उसके अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होगी। और यदि हीट जनरेट होगी तो उसमें क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगी, तुम्हारी कुंडल प्रतिरोध पर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, इसमें सी सही है। यानी जितने भी लॉसेस होंगे तुम्हारे किसके कारण होंगे, तुम्हारे प्रतिरोध के कारण, यानी बाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण। तो ऑप्शन अब बात करता हूँ मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, तो 8 क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें, वितरण ट्रांसफार्मर को बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है जिसमें कि उसमें लो क्षति यानी आयरन लॉस न्यूनतम रहे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारा लो क्षति समय समरूपता पैदा होती है। ऑप्शन नंबर बी है लो क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी लो क्षति से ट्रांसफार्मर तेल गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडल 24 घंटे एक्साइटेड रहती है। तो जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसमें क्या होगा बच्चों, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है जो 24 घंटे क्या होती है, एक्साइटेड होती है। जैसे होती है डिजाइन किया था तो ट्रांसफार्मर की तो 24 घंटे क्या होती है, तुम्हारी एक्साइटेड होती है। तो अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण लोड, एक ट्रांसफार्मर क्या है तुम्हारा, फुल लोड दक्षता से कार्यरत है। फुल लोड दक्षता से कैसा तुम्हारा कार्यरत है, तो इसकी लोह क्षति 1000 वाट, कितनी तुम्हारी 1000 वाट है। तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति क्या होगी। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है। तो क्या होती है तुम्हारी जो ताम्र क्षति होती है, तो तुम्हारी लो क्षति की, यानी लो क्षति की कैसी हो जाएंगी तुम्हारी 1/4, यानी बोल सकते हैं लो क्षति कितनी तुम्हारी 1000 है। तो इस पर ताम्र क्षति कितनी हो जाएंगी, इसमें ऐसे 1/4, तो 4 का मैं इसमें क्या दूँ, 1000 में 4 का भाग दे दूँ, कितनी हो जाएंगी तुम्हारी 250, कितनी हो जाएंगी तुम्हारी 250। इस प्रकार कितनी होगी इसमें 250 वाट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है तुम्हारा, सी सही है इसमें। ये न्यूमेरिकल होता है जिससे ध्यान रखना इसे। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को दोगुना कर दिया जाए, क्या करें, सेकेंडरी लपेटों को दोगुना कर दिया जाए और साथ ही साथ प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए, तो सेकेंडरी वोल्टता, तो इसकी जो सेकेंडरी वोल्टता
आधी रह जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। पूर्ववत रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चौगुनी हो जाएगी। तो मैंने अभी बताया था कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों की संख्या दुगनी कर दी है, सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेटों की संख्या दुगनी कर दिया है और प्राइमरी वाइंडिंग में आधा कर दिया है। ऐसी कंडीशन में क्या होगी, तुम्हारी द्वितीयक की बोलता कैसी होगी, पूर्व जैसे पहले थी ऐसे ही बनी रहेगी। तो इसमें क्या है, पूर्ववत रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारा, ट्रांसफार्मर का प्रयोग खाली स्थान के परिणाम को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारा वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी है तुम्हारा, इसमें मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या हुआ, ट्रांसफार्मर का प्रयोग के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर। तो किस पर डिपेंड करेगा ये तुम्हारा, ये करेगा तुम्हारा, अभी बताया था मैं किस पर करता है तुम्हारा, वोल्टेज पर। किस पर करेगा बच्चों से, वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, बी। कौन सा सही है इसमें, बी। और बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान फुल लोड अवस्था का केवल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 2% से 5%, ऑप्शन नंबर बी 5% से 9%, ऑप्शन नंबर सी 9% से 12%, ऑप्शन नंबर डी 12% से 15%। तो बच्चों कितना होता है इसमें, 2% से 5%। यानी जब ट्रांसफार्मर तुम्हारा नो लोड कंडीशन में हो, कैसा हो तुम्हारा, नो लोड कंडीशन में, तो ऐसी तो प्राइमरी में धारा कैसे होती है, बहुत कम लेता है। कैसे लेता है, बहुत कम धारा लेता है। कम से कम होती है इसमें 1% से, कभी कहीं देता है तुम्हारा 2% या कहीं देता है 3% तक भी दे देता है। इसलिए इसमें कितना दिया ऑप्शन, 2% से 5%, 2% से 5% सही करना पड़ेगा हमें। ऑप्शन नंबर, अब उस क्वेश्चन नंबर में 13 की बात करूं तो 13 है तुम्हारा, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता। बी ऑप्शन है, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता। आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। डी है तुम्हारा उपरोक्त में कुछ भी नहीं बढ़ा सकता। जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों से कौन सा सही होगा इसमें क्या होगा तुम्हारा, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता तुम्हारा एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर क्या करता है तुम्हारा, वोल्टेज को बढ़ा घटा दोनों सकता है, लेकिन एम्पलीफायर नहीं बढ़ा सकता है तुम्हारा। तो ऑप्शन, अब बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा, सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, ये तो सब कुछ हर किसी को पता होगा, कितनी होती है बच्चों इसमें, सामान्य 25%, बी ऑप्शन 50%, सी 75%, डी है तुम्हारे 95 से 98%। तो कितनी होती है इसमें, ट्रांसफार्मर की कितनी होती है तुम्हारी, 95 से 98%। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है, ट्रांसफार्मर के साथ तुम्हारा अधिकतम दक्षता पर के साथ तुम्हारा कार्यरत है, तब लोह क्षति 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति क्या हो गई, यानी अधिकतम दक्षता के लिए क्या होता है तुम्हारी लोह क्षति, यानी लोह क्या बोल सकता हूँ मैं इसे, यानी आयरन लॉसेस किसके बराबर होते हैं तुम्हारे, आयरन लॉसेस बराबर क्या होते हैं, तो कॉपर लॉसेस अधिकतम दक्षता के लिए क्या होते हैं, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए क्या होगा तुम्हारा, जितने भी तुम्हारे लोह क्षति कितनी है तुम्हारी 500 वाट है, तो इसी कंडीशन में तुम्हारा कॉपर क्षति भी कितनी होगी तुम्हारी 500 वाट, यानी दोनों कैसी होती हैं तुम्हारी बराबर होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, बी सही है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 है तुम्हारा, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता 1 है, यानी आरडी एफिशिएंसी की बात करूं ट्रांसफार्मर की, तो आरडी एफिशिएंसी होती है KWH आउटपुट और KWH इनपुट का। बी ऑप्शन है तुम्हारा, KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन में का, और सी ऑप्शन है तुम्हारा इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति का। डी ऑप्शन है तुम्हारा आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का। तो किसका होता है तुम्हारा, जो आरडी एफिशिएंसी होती है तुम्हारी 24 घंटे की निकाली जाती है ट्रांसफार्मर की। जब 24 घंटे ट्रांसफार्मर क्या हो सप्लाई पर जुड़ा हो
ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा kWh आउटपुट और kWh इनपुट एक दिन में का हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो तुम्हारा बी ऑप्शन सही है इसमें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें तुम्हारा उपसंस्थान ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी शक्ति ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी सामान्य उपयोग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा वितरण ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है बच्चों इसमें? क्योंकि आज जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ये क्या होते हैं तुम्हारे सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु संयोजन प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? डी सही है। अब मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने वाला उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने वाला उद्देश्य है, यानी तेल से इसके अंदर क्या उपयोग होता है, किसका काम करता है? ऑप्शन नंबर ए स्नेहक, ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारा इंसुलेशन एवं शीतलन, ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारा शीतलन एवं स्नेहक एवं शीतलन, ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा शीतलन। तो इसलिए किसके लिए होता है तुम्हारा इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है तुम्हारे इंसुलेशन का काम करता है। जो ट्रांसफार्मर में कोर बनाई जाती हैं, कोर क्या होती है तुम्हारे इंसुलेटेड होती हैं, इन्हें को आपस में शॉर्ट सर्किट करने से बचाता है। या ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है उसे शीतलन करने के लिए, यानी ट्रांसफार्मर में जो हीट जनरेट होती है, जो ट्रांसफार्मर तेल का काम होता है उसे क्या करना, शीतल ठंडा करना। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं